क्वेश्चन पेपर यूनिट 3 का उसकी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, तो चलते हैं इसकी डिस्कशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर। इसका सही ऑप्शन था बीटा साइटोक्रोम्स। जिसको समझने के लिए इस वक्त आपके सामने लेफ्ट साइड पर रेस्पिरेटरी चेन जबकि राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों मौजूद है। रेस्पिरेटरी चेन के अंदर भी साइटोक्रोम्स का पूरा एक कम्प्लेक्स मौजूद है। साइटोक्रोम बी है, सी है, ए है और A3 है। जबकि फोटोसिंथेसिस की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें भी ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स मौजूद है। तो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो साइटोक्रोम्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है net exchange of gases between leaves and atmosphere becomes zero at। सही ऑप्शन है कंपनसेशन पॉइंट। जी कंपनसेशन पॉइंट पर आके दोनों चीज़ें नेट एक्सचेंज जो है वो ज़ीरो हो जाता है। कंपनसेशन पॉइंट कब आता है? जब डॉन और डस्क होता है, यानी तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के वक़्त जब लाइट कम होती है तो उस वक़्त जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन ये दोनों के इक्वल हो जाते हैं। ये जहन में रखना है कि एट लो लाइट इंटेंसिटी ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बराबर होता है। यहाँ पर देखें इस डायग्राम में ये जो एक वर्टिकल लाइन लगाई गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है P = R, P फॉर फोटोसिंथेसिस और R फॉर रेस्पिरेशन। तो इस जगह पर कंपनसेशन पॉइंट आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं। जब लाइट इंटेंसिटी हाई होगी, ये देखें ये लाइट इंटेंसिटी लो है इधर और राइट साइड पर हाई लिखा हुआ। जब हाई होगी तो ज़ाहिर है फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कंपनसेशन पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन पिगमेंट इन प्लांट्स। के फाइटोक्रोम्स जो हैं ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन पिगमेंट्स हैं जी प्लांट्स के अंदर, जबकि जितने भी क्लोरोफिल्स हैं वो पानी में हल नहीं होते, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल के बारे में लिखा हुआ है कि दे आर वाटर इनसॉल्युबल, जबकि फाइटोक्रोम्स के बारे में लिखा हुआ है कि दे आर वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल क्लोरोफिल्स कंप्राइजेस। जी पोरफायरन्स, सी ऑप्शन। पोरफायरन्स जो है वो तमाम क्लोरोफिल्स के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। यहाँ पर देखें पांचों क्लोरोफिल A, B, C, D और E, इन तमाम के स्ट्रक्चर में ऊपर आपको ये पोरफायरन रिंग्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि टेल किसी में है और किसी में नहीं है। लिहाजा तमाम क्लोरोफिल्स के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो उनके पोरफायरन रिंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन क्लोरोफिल A एंड B। जी यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन कार्बन एंड नाइट्रोजन ये इन दोनों में सेम होते हैं। जिसको समझने के लिए ज़रा क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B का ये फार्मूला दिखाया गया है। यहाँ पर क्लोरोफिल A में भी C55 है और नाइट्रोजन 4 है, और इसी तरह से क्लोरोफिल B के अंदर भी C55 है और नाइट्रोजन 4 है। लिहाजा दोनों के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 6 है ज़ैंथोफिल्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ। ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑरेंज रेंज, कि ऑरेंज रेंज वाली जो लाइट है उसको ये बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोफिल B इज। जी मिथाइल ग्रुप। जो क्लोरोफिल A का मिथाइल ग्रुप है, देखें लेफ्ट साइड पर ये क्लोरोफिल A है और राइट साइड पर ये क्लोरोफिल B है। इन दोनों ये दोनों जो है ना ये अपने ये दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं मिथाइल और कार्बोनाइल, इन ग्रुप्स पर एक दूसरे से डिफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल का कलर क्या है? इसका सही ऑप्शन है ब्लूइश ग्रीन। जो येलोइश ग्रीन है ये क्लोरोफिल B के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इट इज फाउंड along with chlorophyll A in all green plants and green algae। कि
क्लोरोफिल बी ऐसा पिगमेंट है कि जो क्लोरोफिल ए के साथ मिलके तमाम ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। तो सही ऑप्शन इसका क्लोरोफिल बी था। क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट एफिशिएंट वेवलेंथ टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज ऑफ। जी सही ऑप्शन इसका बीटा यानी रेड कलर था। जरा यहाँ से समझें इसको। इस वक्त आपको पूरी रेंज 380 टू 750 नैनोमीटर्स की जो विजिबल रेंज है लाइट की वो नजर आ रही है। वजह ये है रेड क्यों ब्लू से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो उसकी वजह कि रेड का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। यहाँ से देखें कि वो 660 से स्टार्ट होके 750 तक जाता है रेड का स्पेक्ट्रम, जबकि जो ब्लू है इसका स्पेक्ट्रम काफ़ी सिमटा हुआ है और उसमें राइट साइड पर ग्रीनिश की मिक्सिंग है और लेफ़्ट साइड पर उसमें वॉयलेट की मिक्सिंग है। पीछे 400 और 35 से लेकर के तकरीबन ये 470-80 तक जाता है। तो इसलिए रेड का चूँकि स्पेक्ट्रम वाइट है लिहाजा फोटोसिंथेसिस के अंदर ये ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है एट 500 नैनोमीटर्स मोस्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। जी 500 नैनोमीटर्स पर जो ज़्यादातर लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, तो इसका सही ऑप्शन कैरोटीनॉइड्स है। यहाँ पर देखें ये तीनों तरह के क्लोरोफिल ए जिसको कि ग्रीन कलर की लाइन के अंदर दिखाया गया है और क्लोरोफिल बी जिसको कि फिरोजी लाइन में दिखाया गया है और रेड कलर की लाइन जो है वो कैरोटीनॉइड्स के लिए है। 500 नैनोमीटर्स के ऊपर देखें कि जो ज़्यादा ब्रॉड पीक बन रही है एब्जॉर्प्शन पीक वो कैरोटीनॉइड्स की बन रही है, जबकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इन दोनों की बहुत नैरो पीक्स बन रही है, मतलब इनकी एब्जॉर्प्शन नैरो है, जबकि इस कैरोटीनॉइड जो रेड वाली है इसकी एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो ज़्यादा है। लिहाजा सही ऑप्शन इसका कैरोटीनॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका सही ऑप्शन डी था कोएंजाइम क्यू के इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम बी इज रिड्यूस्ड बाय। साइटोक्रोम बी को कौन रिड्यूस करता है, तो इसका सही ऑप्शन डी डेल्टा यानी कोएंजाइम क्यू था। यहाँ पर देखें कि जो ये साइटोक्रोम बी है और उसके एन पीछे कोएंजाइम क्यू मौजूद है। कोएंजाइम क्यू जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन उसको देगा वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन उसको रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन साइटोक्रोम ए इज ऑक्सीडाइज्ड बाय। जिसका सही ऑप्शन था बीटा यानी साइटोक्रोम A3 के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर साइटोक्रोम ए जो है वो ऑक्सीडाइज होता है किससे, साइटोक्रोम A3 से। ये देखें ये साइटोक्रोम ए है और ये साइटोक्रोम A3 है। जो साइटोक्रोम ए जो है वो साइटोक्रोम A3 से ही ऑक्सीडाइज होगा, मतलब साइटोक्रोम A3 जब 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ए से ले लेगा तो ये खुद तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन साइटोक्रोम ए जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच प्रोसेस रिड्यूसेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू वाटर। जाहिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जिसे रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं यही इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यही वाटर में कन्वर्ट करती है। ये एंड पे दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच इज द मेजर इवेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जी एटीपी सिंथेसिस अल्फा इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन अ प्रोकैरियोटिक सेल when a glucose molecule is completely oxidized is। इसका सही ऑप्शन है चार्ली। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जी पैदा होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। जी यहाँ पर नेट एटीपी काउंट दिखाया गया है स्टूडेंट्स। ज़रा यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पर ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, राइट साइड पर यूकैरियोटिक सेल हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर 38 प्रोड्यूस होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 36 नेट एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। जी अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर असल में दोनों में डिफरेंस है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में प्रोकैरियोट्स के अंदर 34 जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 32 पैदा होते हैं। अब इसकी वजह क्या है, क्यों प्रोकैरियोट्स
प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो क्यों ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से? ज़रा नीचे देखें, इन प्रोकैरियोट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स इंस्टॉल्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि इन यूकैरियोट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इंस्टॉल्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स हैव लेस एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ट्रांसफर प्रोटीन्स जो हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स की माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। और यूकैरियोट्स का ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये लेस एफिशिएंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स का ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसी वजह से वो ज़्यादा एटीपी पैदा करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी मंदरजा झैल में से एक जो है वो डार्क रिएक्शंस के अंदर एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जिसका सही ऑप्शन NADPH था। जी ये देखें, ये डार्क रिएक्शन मीन केल्विन साइकिल, और इसमें जब 1,3-BPGA यानी 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो G3P में कन्वर्ट होते हैं, तो उस वक्त जो है वो NADPH जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रोवाइड करता है और वो इसको रिड्यूस कर देता है, इस कंपाउंड को। 1,3-BPGA जो है वो G3P में वो कन्वर्ट हो जाता है, मींस ये वजह इसकी रिडक्शन है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फोटो सिस्टम 1 हैज क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल विच अब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ 700। इसका सही ऑप्शन चार्ली 700 नैनोमीटर्स। जी देखें, फोटो सिस्टम 1 के अंदर ये जो क्लोरोफिल A होता है ये 700 नैनोमीटर्स वाली वेवलेंथ वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो 680 नैनोमीटर्स वाली वेवलेंथ वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यही दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस। जी मंदरजा झैल में से मंदरजा झैल तमाम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर इन्वॉल्व होते हैं मां सिवाय एक के। जी प्लास्टोक्विनोन जो है ये इन्वॉल्व नहीं है। ज़रा हम चलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर, तो देखें कि इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी इन्वॉल्व है, FD भी, फेरिडॉक्सिन भी इन्वॉल्व है, साइटोक्रोम भी इन्वॉल्व है, PC भी इन्वॉल्व है, लेकिन लेफ्ट साइड पर ये लिखा हुआ है PQ जो कि इस साइकिल से बाहर है। तो PQ प्लास्टोक्विनोन जो है वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में अपना हिस्सा नहीं डालता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन द डैश ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जी फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो ग्रेना के अंदर होती है। ग्रेना जो है वो पाइल ऑफ थाइलेक्वाइड्स को बोलते हैं। देखें लेफ्ट साइड पर जहां पर ये लाइट रिएक्शंस लिखा हुआ है, ये दिस इज द पाइल ऑफ मैनी थाइलेक्वाइड्स, तो इसके अंदर लाइट रिएक्शंस होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शंस जो हैं वो स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ATP। जाहिर है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर ATP ही प्रोड्यूस होती है, जबकि उसमें NADPH प्रोड्यूस नहीं होता, लिहाजा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की एक ही प्रोडक्ट है और वो ATP। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की दो प्रोडक्ट्स हैं, ATP भी है और NADPH भी। क्वेश्चन नंबर 22। डैश इज द साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। मुंदरजा झैल में से कोई एक जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के वकूअ पजीर होने की जगह है। जी स्ट्रोमा, इसका सही ऑप्शन D था, स्ट्रोमा। जी क्यों स्ट्रोमा है ये हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास जी ये देखें, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तो केल्विन साइकिल एक्चुअली डार्क रिएक्शन ये स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल के वकूअ पजीर होने की जगह है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ 5 कार्बन शुगर एक्सेप्ट रुबिस्को। सही ऑप्शन डेल्टा था रुबिस्को। बाकी जो अल्फा बीटा और चार्ली है
इन तीनों के अंदर 5 कार्बन शुगर नहीं पाई जाती। इसको समझने के लिए ज़रा ये डायग्राम देखें। ये RUBP का स्ट्रक्चर है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, और उसमें ये 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसीलिए इसको बाइफॉस्फेट बोलते हैं। वैसे ये 5 कार्बन वाली शुगर है। इसके साथ ही NADH है, उसमें भी ये 2 5 कार्बन शुगर्स मौजूद हैं। इसके साथ ये FADH2 मौजूद है, इसमें भी 5 कार्बन शुगर मौजूद है, ये एरो के नीचे। तो बाकी तीनों में 5 कार्बन शुगर होती है। रुबिस्को एक एंजाइम है जिसमें 5 कार्बन शुगर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केल्विन साइकिल रिक्वायर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। जी, केल्विन साइकिल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है तो कौन सा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए होता है? जी, सी पर है कीटोपेंटोज। जी, इसका वजह सुने कि RUBP असल में उस साइकिल का प्रीकर्सर भी है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर का काम भी करता है। तो ये सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि इट इज अ कलरलेस कीटोपेंटोज, यानी कीटोन कार्बन शुगर विद 5 कार्बन एटम्स कॉल्ड राइबोलोज। सो सही ऑप्शन इसका 4 लिखा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द प्रोडक्ट्स ऑफ केल्विन साइकिल आर। जी, इसमें 4 प्रोडक्ट्स दिखाई गई है। ग्लूकोज भी बनता है केल्विन साइकिल में, ADP भी बनता है, NADPH भी, और वाटर। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो केल्विन साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। जी, नेक्स्ट है, ये केल्विन साइकिल है और इसमें ये तमाम चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ C3 पाथवे इज। यानी कितने ATP के मॉलिक्यूल चाहिए अगर आपने C3 पाथवे में से गुजर के ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पौधे ने पैदा करना है, तो इसके लिए चार्ली ऑप्शन 18 ATP चाहिए थे। सही ऑप्शन चार्ली 18। जी, यहाँ पर देखें कि ये केल्विन साइकिल है और इसमें 6 ATP यहाँ पर चाहिए राइट साइड पर और 3 ATP यहाँ पर चाहिए। 6 और 3 9 एक दफ़ा चाहिए और 9 ही दूसरी दफ़ा, यानी 18 ATPs चाहिए, तो तब जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। जबकि वही ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन में से गुजरेगा तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 36 ATP वो हमारी बॉडी में पैदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस ATPs आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन मूव। जिसका सही ऑप्शन चार्ली है, पैसिवली फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कि वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो तब जाके ATP बनना शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, टोटल FADH2 फॉर्म्ड बाय 1 ग्लूकोज इन क्रेब्स साइकिल। जी, क्रेब्स साइकिल के अंदर एक ग्लूकोज जब उससे जब गुजरता है, मतलब एक ग्लूकोज के जब 2 पायरुवेट्स उसमें से गुजरते हैं क्रेब्स साइकिल में से, तो कितने FADH2 प्रोड्यूस होते हैं? जाहिर है इसका सही ऑप्शन अल्फा यानी 2। ये देखें, ये क्रेब्स साइकिल है, तो इसमें से एक दफा जब एक पायरुवेट गुजरेगा तो एक FADH2 प्रोड्यूस होगा, दूसरा पायरुवेट जब गुजरेगा तो फिर एक FADH2 प्रोड्यूस होगा। मतलब एक ग्लूकोज में चूंकि 2 पायरुवेट्स होते हैं तो फिर 2 ही FADH2 प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, आउट ऑफ 38 ATPs हाउ मेनी आर प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जी, अगर 38 ATP हैं, अगर 38 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जाहिर है कि ये प्रोकैरियोट्स में 38 प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर बताएं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर कितने वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको समझने के लिए फिर से आप इस डायग्राम को देखें। प्रोकैरियोट्स के अंदर 38 प्रोड्यूस हो रहे थे। जब 38 का आएगा फिगर तो आप फौरन समझ जाएं प्रोकैरियोट्स। जब 36 का फिगर आता तो आप समझ जाएं कि यूकैरियोटिक सेल है। तो इसमें देखें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या उसकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या रेस्पिरेटरी चेन, उसमें 34 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर यूकैरियोटिक सेल में 36 चूंकि प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा उनकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन उसके अंदर 32 पैदा होंगे।
यहाँ यहीं पर मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड रेस्पिरेटरी चेन इज कॉल्ड, जी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जी इसका सही ऑप्शन था। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यूनिट 3 के क्वेश्चन पेपर की ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अब अपनी अपनी बबल शीट्स जो है उनको निकाल के, और यहाँ पर जो बबल शीट आपको शेयर की जा रही है उसके साथ आप इसको कंपेयर कर लें। जी